35 lakh people die of heart disease or heart attack per se in a year in India. How do you know कि किसी को हार्ट अटैक आया है? 21 साल वाले को भी आ रहा है अभी. Tomorrow I was working on a treadmill. I felt my heart was. अभी प्रॉब्लम ये ह्यूमन साइकोलॉजी का है. अगर मेरे मुंह में कुछ अल्सर हो गया तो मैं पहले दिन ये नहीं सोचूंगा एज ए कैंसर है. सो हर कोई ये सोचता है कि लोग मर जाते हैं पर मैं नहीं मरूंगा. प्रॉब्लम ये है. सो अगर आपका पहला सिम्टम ही डेथ है तो सोचिए कि आपके डॉक्टर आपको कैसे बचाएगा. There are conditions जहाँ पे 1 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो सकता है. एक दिन के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो सकता है. Oh God. हार्ट की वेसल्स में कभी भी आपकी कोई भी एज क्यों ना हो जाए कैल्शियम नहीं होता है. सो इट हैज़ टू बी ज़ीरो. अगर आपकी हार्ट की वेसल्स में कैल्शियम है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ब्लॉकेज आना शुरू हो गया. वो डाला है तो 2 स्टेंट तो डाल ही देगा वो डॉक्टर. है. Why has this perception? ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करेगा. डॉक्टर भी इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती है, डॉक्टर से भी गलतियाँ होती है. How difficult is cardiology as a job? मुझे लगता है कि मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी भी अगर कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है तो वो बहुत ईजी है. अरे. Hello everyone. Welcome again to yet another episode of Second Opinion with Dr. UV, where we discuss medicine as a whole, the ins and outs, the lives of doctors, and the most common health concerns in our country and around the world. Today, we have yet another very interesting doctor. The special part is he's a very close friend of mine. He is my go-to doctor when dil ki baat aati hai, whether it's personal or professional. So we have Dr. Rohan Parekh today. Rohan Parekh is the head of cardiology department at Akanksha Hospital and Research Institute, Anand. He's been a close friend of mine for years now, and for me is the rising star of cardiology in the country. Welcome, Dr. Rohan Parekh. Thank you, Dr. Yuvraj. You know, I read somewhere that there is 35 lakh people die of heart disease or heart attack per se in a year in India, which is almost like one death per 10 seconds or something. So, and that's the reason I wanted to have this chat with you officially today, you know. And as the time goes on, we all know that I'm a fertility doctor. We know that infertility is rising, fertility is declining. At the same time, we all know heart problems are rising, heart health so-called is declining. But the biggest problem and the biggest scare that people have, सबको डर होता है हार्ट अटैक का. मतलब इसको हार्ट अटैक हुआ. Explain me in a very simple language, ये हार्ट अटैक होता क्या है और क्यों लोग मर जाते हैं. हार्ट अटैक एक दिल की बीमारी है जो दिल में खून ना पहुंचने की वजह से होती है. Okay. अभी कॉमन लोगों को जो मालूम है कि दिल ही तो ये काम करता है पूरे शरीर में खून भेजने का. तो हार्ट को ही खून नहीं मिले ऐसा कैसे होता है. पर हर ऑर्गन, बॉडी का हर एक ऑर्गन, उसको एक स्पेसिफिक ब्लड सप्लाई होता है. उसका एक खून का एक जरिया होता है जो एक बनी हुई पूरी पाइप नेटवर्क है बॉडी में जो हर ऑर्गन को ब्लड देते हैं. वैसे हार्ट को भी उसका एक अलग पाइप नेटवर्क होता है जो हमारी लैंग्वेज में भी सेज आर्टेरियल सर्कुलेशन, जो ब्लड पहुंचाते हैं ऑर्गन में. अगर उसमें कोई रुकावट होती है और ब्लड नहीं पहुंच पाता तो ऑर्गन में जो सेल्स होते हैं, जो कोश होते हैं, वो बिना ब्लड के मर जाते हैं. सो दे डाई. Correct. So the heart cells die. हाँ, द हार्ट सेल्स डाई. नाउ व्हेन दिस हैपन्स इन ग्रुप, बहुत सारे सेल्स एक साथ मर गए तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है. बिकॉज अभी आपके पास काम करने के लिए सेल्स नहीं है. अल्टीमेटली वो सेल्स मिलके ऑर्गन बनाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक बिकॉज मल्टीपल सेल्स टुगेदर हार्ट डाइज ऑफ द हार्ट. Is it that rapid? It is very rapid. It is said that 6 hours is enough to cause permanent damage in heart. अगर आप 6 घंटे लेट पहुंचते हैं किसी अस्पताल में आपके हार्ट अटैक के बाद तो शायद ऐसा हो कि आपका हार्ट का ऑपरेशन कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए पर वो ऑर्गन उस डैमेज से रिवाइव नहीं कर So why is it so? Because is the organ so sensitive or delicate in simple terms, or like why is it so? हर ऑर्गन की एक तरह की रचना है. तो ब्रेन और हार्ट एक ऐसे स्पेशल ऑर्गन है कि जिनका ब्लड सप्लाई, उनकी खुद की सर्कुलेशन एक सिस्टम है, उनका खुद का एक एनवायरनमेंट है जिस पर डिपेंडेंट है.
द मोमेंट उनका ये एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, वो सेल्स दे आर सो प्रिसाइज दैट इन एब्सेंस ऑफ ब्लड वो इन्फेक्शन मतलब वो डेथ होते चले जाते हैं, एंड इट इज़ सो रैपिड. बिगेस्ट प्रॉब्लम हार्ट अटैक का ये नहीं है कि अटैक में इंसान मर जाता है. प्रॉब्लम ये है कि आपको हार्ट अटैक आना ये आपकी हार्ट की बीमारी का 50% लोगों में पहला सिम्टम है. सो अगर आपका पहला सिम्टम ही डेथ है तो सोचिए कि आपके डॉक्टर आपको कैसे बचाएगा जब आपका सिम्टम ही डेथ है. एंड दैट इज ट्रू इन 50% ऑफ केसेस ऑफ हार्ट अटैक. सो इफ अगर आपको हार्ट अटैक है और आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान है कि एटलीस्ट आपको इलाज का उसने मौका दिया कि आप हॉस्पिटल पहुंच पाए. सो ये हम देखते हैं, लोग रात को सो गए, सब ठीक था और फिर सुबह उठे उठे ही नहीं. नहीं. हाँ. जी. सो वो कहते हैं ना कि हर रोज़ 25 मिलियन लोग मर जाते हैं, तो अगर आप सुबह उठे और आप जिंदा हैं, You're lucky. you are lucky. You should smile that at least God was kind enough that you survived that. So let's go a little back. Is it true that heart attacks are increasing? Yeah, it The is true. incidence is increasing. So then why? Since this is more of a friendly talk, I don't want to quote books. So let us go कि मैंने मेरे ही लाइफ में जो देखा है, जब मैं पढ़ाई करता था से आज 20 साल पहले, हम जो हार्ट अटैक्स देखा करते थे जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तब हमारे लिए अगर कोई 45-50 साल का इंसान आया तो मुझे मेरे प्रोफेसर को इन्फॉर्म करना पड़ता था कि एक यंग हार्ट अटैक का पेशेंट आया, ये बहुत ही अनयूजुअल है, तो हमें उसको हर तरह से इन्वेस्टिगेट करना है कि ऐसा क्या कारण हो गया कि उसको 50 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया, और हम ये ध्यान रखेंगे कि उसके फैमिली में और किसी को ये नहीं हो जाए. आज इस 20 सालों में धीरे धीरे अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब 20 साल का लड़का भी रात को अगर 1 बजे मेरे पास हार्ट अटैक के लिए आता है तो आई एम नॉट सरप्राइज. It's common. It is common now, and we don't try to find reason because now it is assumed that this happens. And हर बार क्या है कि लोगों को बहुत जल्दी कोई रीज़न मिल जाता है कि ये कोविड की वजह से हुआ, ये एयर पॉल्यूशन की वजह से हुआ, यहाँ पर पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे थे, इनऑर्गेनिक है, लोग जंक फूड खाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है. इनमें से किसी एक पर सब चीज़ों का आरोप थोप देना ये सही चीज़ नहीं है. बहुत सारी चीज़ें मिलकर इफ़ेक्ट हुआ है. सिर्फ कोविड की वजह से यंग लोग मरने लग गए या उनकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ गए, ऐसा नहीं है. इट हैज़ हैपेंड ग्रेजुअली, एपिडेमिक चेंज हो गया है. क्योंकि जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं, बिकॉज मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा काम है एंजियोग्राफी करना, स्टेंट डालना. तो हम जब नली के अंदर जाके देखते हैं कि उनकी वेसल की क्या परिस्थिति है, तो हमने पिछले जो 8-10 साल में देखा है, दिन ब दिन नलियाँ बहुत ख़राब से ख़राब, बदतर से बदतर होती जा रही है. अभी एक ज़माने में ऐसा था कि स्टेंट रखने से मेजॉरिटी लोग ठीक हो जाते थे, बाईपास की नेसेसिटी बहुत कम होती थी. अब पिछले 2-3 सालों में तो ऐसे पेशेंट्स आने लग गए हैं जिनको आप बाईपास भी नहीं करवा सकते. वो वेसल्स इतने ख़राब है कि आप स्टिच कहाँ लेंगे, कोई एंड ही नहीं है वो वेसल्स का. वो पूरा डिसीज हर तरफ डैमेज है. सो देन यू आर लेफ्ट विथ नथिंग बट ऑन गॉड्स ग्रेस कि यू लिव फॉर व्हाट लॉन्ग. What is in your experience, what was the youngest person that you treated? There are pathological conditions which causes heart attack in very young. 1 साल के बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को और 1 दिन के बच्चे को भी हार्ट अटैक होता है. That are many syndromes है, अल्कापा से लेके कावासाकी से लेके. So those you should not tell as young heart attacks. Young heart attacks ये है कि जो अटैक जो दिल की नलियों में ब्लॉकेज की वजह से होता है, वो एक तरह का डिजेनरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है. मतलब एक उम्र जैसा है, वो ढलते हुए उम्र में सबको ही होना है. Okay, sorry. So I'm going to interrupt you because something very interesting that I don't think a lot of people would know. So there are conditions जहाँ पे 1 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो सकता है. 1 दिन के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो सकता है. Oh God. और वो कैसे पता चलेगा? यू माइट से मुझे चेस्ट पेन है, मेरे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, बच्चे में होगा तो कैसे? 1 दिन का बच्चा तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं. सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू. सो व्हाट आर दीज डिजीजेस? दे आर कॉमनली इट इज अल्कापा. एक डिसीज है जिसमें आपकी हार्ट की जो ब्लड सप्लाई का नेटवर्क है वो हार्ट में से ना निकल कर किसी दूसरी नली में से. एंड द अदर यू सेड वाज कावासाकी इज अनदर डिसऑर्डर व्हिच अफेक्ट्स यंग किड्स 5 years, जिसमें एक तरह से बच्चों को सिर्फ बुखार आता है,
और शरीर पे लाल चट्टे पड़ जाते हैं, वो 4-5 दिन बुखार रहता है, आपको रैशेस हो जाते हैं, एंड देन यू बिकम सडनली ब्रेथलेस, कफिंग होने लगता है, देन योर पीडियाट्रिशियन सस्पेक्ट्स के ये शायद ये भी एक बीमारी हो सकती है, एक टाइप का ऑटो इम्यून सो डिसऑर्डर ये इज इट लाइक वेरी 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 रेयर या इट्स रेयर नो, बट इट इज इतना नॉट भी रेयर, रेयर नहीं? या इतना भी रेयर नहीं है. ओह So we do see those young Correct. children coming to us. Correct. And वो पेनफुल है ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है. वो दे आर बॉर्न विद दोज डिसीज. पर जो नॉर्मल हार्ट अटैक हमें सबको पता है, वो एक तरह की उम्र की बीमारी कि हर एक को 50-60 साल के बाद ब्लॉकेज होना शुरू होगा. कम या ज़्यादा वो आपके ऊपर निर्भरित है. तो वो कहते हैं ना कि वो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है कि कब होगा. हार्ट अटैक तो होना ही है, कब होगा. तो अभी अगर ऐसी बीमारी जिसमें हार्ट में ब्लॉकेजेस 20 साल 30 साल में होने लग जाए, तो आपका आयुष्य बहुत कम हो जाता है. तो व्हाट वी से इज़ अ यंग फर्टाइल लाइफ या प्रोडक्टिव लाइफ, प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ आपके चले जाते हैं. और पूरी फैमिली जिस पर निर्भरित है, अगर वही यंग बच्चा या लड़की जिनको हार्ट की बीमारी हो जाए, तो अपार्ट So practically, not practically, but in your experience, what is the youngest age like you've heard of or you've treated? I have treated is 21 year with So heart young. attack with blockages, which I would have expected at 70 years of age. Did he survive? Yeah, he survived. He survived. He went home. As a doctor, you learn to become less emotional and more passionate to treat. But ऐसे मरीज जब घर जाते हैं तो आप भी अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाते. And the gratitude is something else, correct. So tell me, for the general audience, how do you know कि किसी को हार्ट अटैक आया है या क्या है? मतलब अभी अभी 21 साल वाले को भी आ रहा है. अभी tomorrow I was working on a treadmill, I felt my heart was I was getting deoxygenated. So how do you know that you have a heart attack, or your father or your sister or your brother is having a heart attack? एक सबसे बेसिक मुझे ये लगता है कि अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, और वो तकलीफ चाहे क्यों ना कितनी भी मामूली आपको लगे, और आपको लगे ये मेरा रोज़मरोज़ की सिम्टम है या इतना सिम्टम नहीं है जिससे मुझे कुछ हो जाएगा, और मैं डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करूँ, तो वो गलत है. आज के ज़माने में अगर आपको कुछ भी तकलीफ है तो यू शुड कंसल्ट एंड क्वालिफाइड डॉक्टर. Very important. जो आपको एक सही गाइडेंस दे पाए और अच्छे से डायग्नोस कर पाए. हो सकता है 90% ऑफ टाइम्स आपको कोई मेजर इलनेस नहीं हो, पर वो मिस नहीं हो जाना चाहिए. नॉर्मली हार्ट अटैक जो लोगों को समझ में आता है, या जो कॉमन आज से 5 साल पहले हार्ट अटैक के मरीज सिर्फ यही कंप्लेन करके आते थे कि सीने में दर्द हो रहा है, सीने में भारीपन फील हो रहा है, गले में कुछ अटक गया ऐसा लग रहा है, चलने पे सांस फूलती है, चलने पे दोनों कंधों पे दर्द होता है, ऐसा लगता है किसी ने हाथ जकड़ के रखे है, या कोई सीने पर बैठा हुआ है और मैं सांस नहीं ले पा रहा. ये एक कॉमन हार्ट अटैक का सिम्टम था. Typical. अभी ये टिपिकल सिम्टम नहीं है, ऐसा नहीं है, पर ये अब रेयर होते जा रहे हैं. अभी लोग आते हैं कि मेरे को हाथ में सिर्फ झंझनाहट हो रही है, मुझे 2 दिन पहले थोड़ी देर के लिए पसीना हुआ और फिर ठीक हो गया, मुझे कुछ देर के लिए ऐसे टीथ में ग्रिटी सेंसेशन आया और मुझे कुछ अनयूजुअल लगा और मैं ठीक हो गया. सो इट बिकम्स ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस, क्योंकि आपके जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस है हार्ट अटैक जानने के लिए, ECG जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, वो एक तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की रिकॉर्ड करती है. सेकेंड इज़ इकोकार्डियोग्राफी, मतलब एक तरह की हार्ट की सोनोग्राफी, कि आप देखिए कि हार्ट का क्या फंक्शन है. ये सब इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारे लोगों में नॉर्मल होते हैं. तो प्रॉब्लम ये होता है कि इनिशियली डायग्नोसिस इज़ मिस्ड, और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक डॉक्टर ने मिस कर दिया या 2 डॉक्टर ने मिस कर दिया. प्रॉब्लम ये है कि ये डिसीज़ इन इवोल्यूशन है. जब आपकी बीमारी वही चरम पर थी ही नहीं कि अभी के प्रेजेंट साइंस में ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन है जो उसे पिकअप कर सके, तो इट विल बी मिस्ड ओनली व्हेन दो सिम्टम्स प्रोड्यूस एबनॉर्मल टेस्ट, यू विल बी डायग्नोस्ड. But that's so scary यार. You saying कि gritty sensation in teeth, वो तो यार मुझे 2 दिन पहले किसी को आया, झंझनाहट हाथ में होना. So then so how like यही बात है कि हमें कोई चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए. यू शुड कंसल्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनल कि ये एक सिम्टम है, लेट हिम इवेल्युएट, लेट हिम टेक द हिस्ट्री. ये आजकल इन प्रेजेंट एरा विद दिस ऑल इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल, गूगल एंड अदर रीडिंग मटेरियल easily available online, or podcast and videos and all, people what they try to do is they try to self investigate.
और उसमें भी कई टाइम ज़ाया हो जाता है, समय ज़ाया हो जाता है और गलत दिशा में बढ़ जाते हैं। मेरी गाड़ी ख़राब है तो मैं मैकेनिक को दे दूंगा कि मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही। ये मेरा काम नहीं है कि उसके प्लग में प्रॉब्लम है कि उसके कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, वो उसका मैकेनिक देखेगा। मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, मैंने जाके एक्सरे करवा लिया, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप खुद से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। बाकी की कंट्री में यू नीड डेफिनेटली अ प्रिस्क्रिप्शन एंड दैट टू देयर आर वेटिंग लिस्ट कि आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी कि आपके पास क्या रीज़न है आपको इन्वेस्टिगेशन करा। यहाँ आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है, यू गेट इट डन, वो हो जाते हैं। ईसीजी एको हो जाता है, एक्सरे हो जाता है, और फिर वो कौन इंटरप्रेट करेगा। आप मुझे अगर हड्डी का एक्सरे दिखाएंगे तो वो मेरे लिए वैसा ही है जो एक नॉन मेडिकल के लिए, और अगर आप मेरा ईसीजी किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएंगे तो इट इज़ जस्ट ब्लैक लाइन्स। करेक्ट। तो इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर के लिए भी ये ज़रूरी है कि उनको वही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी चाहिए जो वो खुद पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते तो वो इन्वेस्टिगेशन आपने ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। बेटर आप उस डॉक्टर को रेफर कर दीजिए जो उस इन्वेस्टिगेशन को इंटरप्रेट कर सकता है, उसे समझ सकता है, उसे एनालाइज कर सकता है। करेक्ट। तो देन थिंग्स विल बिकम ईजियर। Most common confusion with heart attack is acidity. करेक्ट। We hear this thing कि उसको लगा एसिडिटी था, करेक्ट। कोई किसी ने विक्स अप्लाई कर लिया चेस्ट पेन के लिए और ठीक हो जाए, या फिर हाँ। एंटासिड खा लिया, और ये सबसे बड़ा गलती होता है। करेक्ट। इनफैक्ट आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ शेयरिंग अ वेरी, of course I am a doctor, but my mother had, I think a month back, she had this mild chest pain. When I go home at 12 o'clock, she told me कि ये आज सुबह से I'm feeling heavy in the chest. And unfortunately, I was not at home. Like, I left home for something else, and she called me after I left, and I got so, first I got angry. I said, सुबह से हो रहा है, you didn't tell me. Right. Got so scared. She's like, I think it's acidity. मैंने 2 बार acidity की दवाई ली है, but थोड़ा ठीक हो गया है, right? And I said, no, you have to go to the hospital. And then, of course, there were some things, and anyways, but my point again, coming back, is acidity or heart attack is like biggest confusion. People die because of it. How do we differentiate? प्रॉब्लम ये है कि ये एसिडिटी की बीमारी प्रेजेंटिंग हार्ट अटैक इज़ कॉमन इन एल्डरली, मतलब एक 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के व्यक्ति जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब ये हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना और हार्ट अटैक आना, ये जो बीमारी है ये कॉमनली होती है। उसका सिम्टम इज़ अनईजीनेस, या कई बार आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं आपको क्या हो रहा है, बस ये समझ में आता है कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे सीने के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है। अभी प्रॉब्लम ये ह्यूमन साइकोलॉजी का है। अगर मेरे मुंह में कुछ अल्सर हो गया तो मैं पहले दिन ये नहीं सोचूंगा मुझे कैंसर है। सो हर कोई ये सोचता है कि लोग मर जाते हैं पर मैं नहीं मरूंगा। प्रॉब्लम ये है, हार्ट अटैक आते हैं, बहुत हार्ट अटैक बढ़ गए, पर वो मुझे नहीं आ सकता, मुझे तो एसिडिटी है। यही तकलीफ है। आप ये जानिए कि एसिडिटी की बीमारी रातों रात नहीं होती। जिसको किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो यूजुअली 40 साल से छोटी उम्र में शुरू हो जाता है। मतलब अगर मेरा स्टमक ऐसा है जो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, या वो एसिड को टॉलरेट नहीं कर रहा है, या फूड के साथ एसिमिलेट नहीं हो रहा है, तो मुझे वो सिम्टम 30-40 ईयर्स की एज से ही शुरू हो जाते हैं। एंड मुझे ऑन एंड ऑफ एंटा एसिड की ज़रूरत पड़ती है, या मैं पेट के डॉक्टर को दिखाऊंगा, एंडोस्कोपी हुआ है, कोई वेक्टर इन्फेक्शन है कि नहीं, वो बीमारी की हिस्ट्री पहले से होती है। सडनली 65 ईयर की एज को रात को 4 बजे मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा रातों रात आपको एसिडिटी की बीमारी नहीं हो जाएगी। समथिंग सडन इज कार्डियक। अगर आपको कुछ आज ही हुआ, अभी हुआ, जो पहले नहीं होता था, तो देन यू शुड सस्पेक्ट सम क्रिटिकल इलनेस। सो देन दिस शुड अराइज कि ये अगर मुझे पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है, तो ये कुछ अलग है। सो यू शुड कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट। Now, you know, we hear this. So I'm going to talk from a very normal, popular लोगों को, मतलब majority लोगों को समझ आया from the point of view. Yesterday my mother was telling me, in fact interestingly, she said कि अरे वो एक गोली आती है, why have you not given it to your father? जो लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक के वक्त वो खा लेने की तो लोग बच जाते हैं। राइट। So two things. One, if you feel कि किसी को हार्ट अटैक आया है, आज अननोन है या नोन है, हाउ शुड वन रिस्पॉन्ड? पहला सोर्स ऑफ रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या होना चाहिए? एंड देन व्हाट इज देयर एनी सच पिल? वो तो है नहीं है, वो बात की बात है। राइट। सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई शुड डू इफ सडनली समवन फॉल्स इन फ्रंट ऑफ मी?
फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड कॉल 108 इंडिया में, बिकॉज यू शुड कॉल द हेल्प. आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उनको इकट्ठा करने का ट्राई कीजिए. एक आदमी हीरो नहीं बन सकता. करेक्ट. बहुत सब मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. करेक्ट. तो आप अगर अकेले हैं आप हेल्प बुलाइए. एक जन कोई गाड़ी अरेंज करेगा, एक किसी हॉस्पिटल में कॉल करेगा, एक उनके रिलेटिव को कॉल करने के लिए करेगा. और अगर उनमें से कोई मेडिकल पर्सन है जिसे कुछ ज्ञान है तो एस्पिरिन दवाई है, सॉर्बिट्रेट है जो हार्ट के मरीज़ को इमिजिएटली देना चाहिए, जिससे पेन में रिलीव होता है. क्लॉट एटलीस्ट बनने का थोड़ा स्लो हो जाता है. तो एस्पिरिन तो 75 mg की नॉर्मली आती है. इनमें तो ऐसा कुछ 6 गोली देनी चाहिए या 4 300 मिलीग्राम की भी एस्पिरिन आती है. हाँ. जो आप एक साथ दे सकते हैं, पर वो हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो वैसा नहीं है. सो हाँ, 4-6 टैबलेट आप इकट्ठा करके दीजिए. पर अभी ये उस पर डिपेंडेंट है कि रिस्पोंडेंट को कितना पता है. सो देर इज़ नो हार्म इन गिविंग 2 मेडिसिन 1 मेडिसिन. दैट्स ओके. आपको जितना पता है उतना दे देगा तो भी चलेगा. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्स्ट बुक डोज पता होना चाहिए, बट गिविंग समथिंग इज़ बेटर देन गिविंग नथिंग. I read somewhere some doctor was saying in an interview that you should crush 300 mg of aspirin, 1 sorbitrate and clopidogrel. So वो कर सकते हैं. Correct. Yes. So 6 tablet of aspirin, 1 sorbitrate. उसका is there a dose? Yeah. It is 5 milligram. 5 milligram sorbitrate and Clopidogrel. which is dose? वो उसमें 75 की भी पिल है, 150 की भी. Any. 75 or 150. हाँ, 75 है तो you have to give 4 doses. 150 है तो 2 doses. So either you take all 3 together or all 3 drugs together or keep it crushed and have it. एस्पिरिन को क्रश करना ज़रूरी है, बाकी की ड्रग्स को क्रश करना ज़रूरी नहीं है. Okay. एस्पिरिन का प्रॉब्लम ये है कि एस्पिरिन कोटेड एस्पिरिन मिलता है. सो यू वांट दैट ड्रग टू बी इमीडिएटली इफेक्टिव. तो देन यू नीड अ सोर्स जिसमें ब्लड सर्कुलेशन में इमीडिएटली ड्रग पहुंच जाए. तो इट इज सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन एस्पिरिन का हो सकता है. सो देन यू हैव टू गिव नॉन कोटेड एस्पिरिन. सो दैट इज व्हाई यू क्रश, ताकि ऊपर का वो कोटिंग निकल जाए और इमीडिएटली सबलिंगुअली, जैसे सॉर्बिटेड जीभ के नीचे एक गोली रखनी होती है. वो अच्छी बात यह है कि मेजोरिटी कंपनी उसका शेप ही हार्ट का दिया हुआ है. सो पीपल नो कि ये हार्ट की मेडिसिन है. सो वैसे ही एस्पिरिन आप उसे क्रश कर दीजिए, ऊपर का कोटिंग टूट जाएगा और आप जीभ के नीचे रख दीजिए. सो दैट इट विल इफेक्ट इमीडिएटली. सो यू गेट सम मोर टाइम टू रीच हॉस्पिटल. फेयर इनफ. सो नाउ एनी टाइम देयर इज एन इश्यू विद द हार्ट, सबसे पहली चीज दिमाग में आती है ईसीजी. राइट. तो एकदम like in a short way and a simple way explain us what an ECG is and what information it gives. ECG इतना अच्छा इन्वेंशन है इथोवेन डॉक्टर ने जो किया था. आप अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं बॉडी पर एंड देन यू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. एंड उससे ये पता चलता है, जैसे अगर आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो 2 एंड होने चाहिए, कैथोड एंड एनोड, और इलेक्ट्रिक फ्लो होना चाहिए. अगर वो बीच में सर्किट ब्रेक हो जाती है तो करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकता. तो वैसे ही अगर हार्ट अटैक आया है और आप हार्ट में सेल्स डैमेज हो गए तो इफ़ दे आर डेड, दे आर नॉट अलाइव, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. तो आपके ईसीजी जो रूटीन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो हैम्पर हो जाता है. तो इसीलिए जो रूटीन वेव्स रिकॉर्ड होती है वो एबनॉर्मली रिकॉर्ड होने लग जाती है. सो देन यू कैन इंटरप्रेट, और अलग अलग एबनॉर्मल वेव्स जान के आप जान सकते हैं कि क्या है, हार्ट अटैक है, कोई और बीमारी है, कैसे है. सो इट इज़ एन इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट looking at the electricity produced from the heart. So, but it's not just done for heart attack. No, it is not for It gives you a lot of information. It gives much more than heart attack. It gives you electrical disturbances, arrhythmias, जैसे लोग बोलते हैं कि दिल की धड़कन तेज बढ़ना, कम होना, धड़कनों का प्रॉब्लम होना. कई बार बहुत चक्कर आने वाले लोगों को, मरीजों को भी ये चीज़ें पहले करनी पड़ती है. ईसीजी अचानक से खड़े खड़े गिर जाना, बहुत सांस फूलने में भी ये चीज़ें काम लगती है. तो एरिथमियाज है, फिर हार्ट अटैक्स है. दूसरी ये एक अच्छी चीज़ ईसीजी की ये है कि शायद इको आपका नॉर्मल हो सकता है, शायद आपका एंजियोग्राफी नॉर्मल हो सकता है, पर अगर ईसीजी में कोई चेंज है तो वो भूलता नहीं है. वो आपको बता सकता है कि डेफिनेटली इनके हार्ट में कुछ तो पहले प्रॉब्लम हुआ था. सो ईसीजी इज़ मच मोर इन्फॉर्मेटिव. एंड हार्ट की बीमारी उसमें अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं, वो इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होते हैं. So if a patient
हम किसी को लेके गए हॉस्पिटल, so the first thing that the doctor might do is take an ECG out. What are the next steps in quick आई वुड से succession? कि फर्स्ट स्टेप इज हिस्ट्री. आज के ज़माने में सभी हिस्ट्री भूल जाते हैं. इवन मेडिकल स्टूडेंट्स दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू हिस्ट्री. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज गिव योर ईयर्स टू योर पेशेंट. बी पेशेंट एंड लिसन टू देम व्हाट दे आर टेलिंग. सो पहले आप हिस्ट्री लीजिए, देन इफ यू फील प्रॉपर या यू गो फॉर ECG. एकोकार्डियोग्राफी इफ अवेलेबल, नॉट नेसेसरी. आपका इको करने के लिए यू नीड एन एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट जो उसे इंटरप्रेट कर सके. वो हर बार अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं. देन द अदर थिंग इज ब्लड इन्वेस्टिगेशन. एक हार्ट अटैक के बायोमार्कर्स आते हैं जिनमें वो अगर हार्ट में कुछ इंजरी है तो हार्ट वो पदार्थ को ब्लड में रिलीज करता है. तो नाउ वी हैव टेक्निक्स कि आप उसे ब्लड में चेक कर सकते हैं कि हार्ट में कोई इंजरी हुआ है. What test is this? सो दिस आर कॉल्ड कार्डियक बायोमार्कर्स. सो उनमें अलग अलग वैरायटीज है. CPKMB है, ट्रोपोनिन है. सो डिपेंडिंग ऑन क्या. So we can diagnose heart attack by a blood test also. by a blood test also, but that also can be falsely negative in early stages. So then you need to repeat. इसलिए उसका एक एल्गोरिदम है कि आप एक टाइम 0 पर कीजिए, फिर आपका सस्पिशन के बेस पर एन आवर या फिर 6 आवर्स के बाद उसे रिपीट कीजिए. सो एनी इन्वेस्टिगेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डन. रिपोर्ट आने में ही तो 1 घंटा लगता है. नहीं, ऐसा नहीं है. अभी ट्रोपोनिन वगैरह इतने एडवांस हो गए कि यू हैव अ किट लाइक यू आर. आपकी यूपीटी किट की तरह यूपीटी किट की तरह ट्रोपोनिन का किट आता है. तो आप इमीडिएटली बेड साइड आप ब्लड सैंपल रखिए. That's important. विद इन मिनट्स यू हैव रिपोर्ट. Correct. वो आपके लिए जानना वही इनफ है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव. Correct. पॉजिटिव है दैट्स इट. So then एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सब कब आता है? 2 तरह के मरीजों को एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है. एक तो अगर आपको हार्ट अटैक आ ही गया है, मतलब ये तो तय हो गया कि आपकी हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज है और ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तभी तो अटैक आया है. तब तो ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर कितना ब्लॉकेज है और उसे मैं क्या कर सकता हूँ कि वो ब्लॉकेज निकल जाए. तो वो जानने की मेथड को एंजियोग्राफी बोलते हैं. एंजियोग्राफी आप यू सी अ ग्राफ ऑफ एंजियोस, मतलब वेसल का आप ग्राफ देखिए. जो नलीज है जो हार्ट में ब्लड पहुंचा रही है उसको देखिए. दूसरी तरफ ऐसे भी मरीज है जिनको हार्ट में कम ब्लड पहुंचने की वजह से पेन हो रहा है या चलने में सांस फूलता है, जो हमारी भाषा में उन्हें अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं, जिनमें आपका ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इकोकार्डियोग्राफी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल रहते हैं. ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होते हैं, उनमें हार्ट अटैक के रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं होते, पर उनको सिम्टम्स तो यही होते हैं जो कम खून पहुंचने की वजह से होते हैं. तो उनमें कई बार अगर आपके बाकी नॉन इन्वेजिव, मतलब अगर पेशेंट को कुछ सुई वगैरह लगाए बिना के टेस्ट हैं, जैसे ट्रेडमिल है या स्पेक्थेलियम है, वैसे टेस्ट पर से अगर हमें ये लगता है कि इनमें हार्ट में वेसल में ब्लॉकेज होने की संभावना है, तो फिर उनमें भी एंजियोग्राफी किया जाता है. तो जब आप एंजियोग्राफी करते हैं तो आज के ज़माने में हाथ से एक सुई लगाते हैं और उसके अंदर से एक पाइप जाती है और वो पाइप हार्ट की नली के अंदर डायरेक्टली अंदर चली जाती है और उसमें आप दवाई डाल के देखते हैं और यू टेक अ फोटोग्राफ जस्ट लाइक यू टेक अ फोटोग्राफ. तो आपको अलग अलग एंगल में फ़ोटो लेने होते हैं हार्ट की वेसल्स के. तो 3 हार्ट की मेन वेसल्स होती है. तो आपको वो एंजियोग्राफी में पता चलता है कौन सी वेसल में कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है और आप इसको किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं. So if a patient has come with a heart attack, it is compulsory to get an angio done. There is no other option. There is no other option. अगर मुझे हार्ट अटैक आया है या पहले भी कभी आया था और अगर मैंने एंजियोग्राफी नहीं किया है तो एंजियोग्राफी करना तो मैंडेटरी है. और देन दीज टेस्ट दैट यू वर सेइंग, जो प्रोफाइलेक्टिकली एज इन पहले से जानने के लिए कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं, वो उसमें एक तो ECG है. ECG से ब्लॉकेज नहीं पता चलेगा. ECG से ब्लॉकेज नहीं पता चलेगा. अगर आपको अटैक आ गया है तो ECG से ब्लॉकेज पता तो चलेगा. ब्लॉकेज तो नहीं पता चलेगा. पहले भी कांट डू एनीथिंग. तो मैं ये इसको रिफाइन कर देता हूँ क्वेश्चन को. आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मुझे अटैक नहीं आया है तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है या मुझे ब्लॉकेज की शुरुआत है, तो हाउ डू आई नो? सिम्टम्स नहीं. विदाउट डूइंग एन एंजियोग्राफी कैन आई नो विदाउट इट? डूइंग एन यू कैन नो इट. सो विदाउट डूइंग एन एंजियोग्राफी अगर मुझे ब्लॉकेजेस है या मेरे फैमिली हिस्ट्री है या मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है या मुझे कुछ एडिक्शन है, स्मोकिंग है या मुझे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी है, इन मरीजों को हार्ट में ब्लॉकेजेस होने की एक जनरल पॉपुलेशन से संभावना ज़्यादा होती है. तो इन मरीजों को मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स डॉक्टर स्क्रीनिंग करते रहते हैं कि बिफोर वो हार्ट अटैक हो या उनको सिम्टम्स आए हम पहले से जांच कर ले. तो उनमें बेसिक एक है ट्रेडमिल टेस्ट जो हम जिम में ट्रेडमिल करते हैं. द ओनली डिफरेंस इज कि आपका बॉडी को एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता है. तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट को स्ट्रेस आता है. तो अगर ब्लड फ्लो कम है
तो शायद रेस्टिंग कंडीशन में तो वो ईसीजी नॉर्मल दे देगा, बट एज सुन एज आपने दौड़ना शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू की, तो हार्ट को स्ट्रेन पड़ेगा। तब अगर वेसल्स क्रिटिकली ब्लॉक है तो वो ईसीजी में चेंजेस दिखाना शुरू कर देंगे या पेशेंट को सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। सो वन मेथड विच इज कॉमनली अवेलेबल नाउ इज ट्रेडमिल टेस्ट। बट ट्रेडमिल इज फॉर ओनली वेरी क्रिटिकल लेशंस। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक आध नली में ब्लॉकेज हो और ट्रेडमिल नेगेटिव आए, मतलब उसमें ईसीजी में कोई चेंजेस ना आए, पेशेंट को भी कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे को तो ये डर लगता है कि 70 ईयर को ट्रेडमिल कराएंगे तो वहीं पे हार्ट अटैक ना आ जाए। इसीलिए ट्रेडमिल ऐसे एनवायरनमेंट में करना चाहिए जहां वो इमरजेंसी को डील कर पाए। Agreed. तो पर So one is treadmill. one is treadmill, other is So there is something better. नो, वी शुड नॉट टेल इट बेटर। हर एक इन्वेस्टिगेशन का खुद की एक अहमियत है। हाँ. आप किस इन्वेस्टिगेशन को किस इंडिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। एक है ट्रेडमिल, फिर एक न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट है। मानो कि अगर कोई मरीज है जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द है, 70 ईयर का पेशेंट है जो कुछ चल ही नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए एक डोबेटामिन स्ट्रेस इको होता है। आप एक इंजेक्शन दीजिए, आर्टिफिशियली हार्ट की धड़कन बढ़ाइए ताकि हार्ट ऐसी कंडीशन में आ जाए जैसे आप मील दौड़ रहे हैं, और आप उसका इको करते रहिए, ईसीजी करते रहिए। दूसरा ये है कि आप उसका स्कैन कीजिए, सीटी स्कैन जैसे करते हैं, कि आपको ये पता चलता है कि हार्ट के कौन से सेल में कितना कितना ब्लड पहुंच रहा है, कौन से एरिया में, और फिर हार्ट की धड़कन बढ़ाइए और वापस से स्कैन कीजिए और देखिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले जो रेस्टिंग कंडीशन में ब्लड सप्लाई था और अभी की कंडीशन में, इन दोनों में कोई बेहतर डिफरेंस है कि नहीं। तो ये सीटी आप बोल रहे हो, दैट इज सीटी एंजियो? नो, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट सीटी। ओके। सो इट इज़ अ थैलियम स्कैन, वो एक रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन है। उसके लिए सीटी स्कैन के अलावा मशीन्स लगते हैं। ओके, एंड देन व्हाट इज सीटी एंजियो? वो भी होता है ना? सीटी एंजियो भी होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजियोग्राफी ओनली, बट उसमें इन्वेजिव नहीं है। मतलब रूटीन एंजियोग्राफी में आप हार्ट के अंदर वायर डालकर आप देख रहे हैं, जबकि सीटी स्कैन में आपने हार्ट के अंदर वायर नहीं डाला है, पर आपने एक कॉमन डाई डाली है जो पूरी बॉडी में फिरती है और पूरी बॉडी में फिर के हार्ट में जाती है और फिर हार्ट की नलियों में जाती है, और आप हार्ट की नलियाँ देख सकते हैं सीटी स्कैन के माध्यम से। सो वो हार्ट के पूरे साइड की नलियों को बिना अंदर वायर डाले देख सकता है। पर हर किसी को एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है या स्पेक्थिलियम की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरी भी इन्वेस्टिगेशन है जिसे सिटी कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर बोलते हैं। वो इट इज़ अ रिस्क। दिस इज समथिंग वेरी आई हैव हर्ड अ लॉट, सिटी कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर। ओके, व्हाट इज दैट? सो जैसे हमारी बॉडी में हर जगह कैल्शियम है, पर एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि हार्ट में कभी कैल्शियम नहीं होता है। तो हार्ट की वेसल्स में कभी भी आपकी कोई भी एज क्यों ना हो जाए, कैल्शियम नहीं होता है। सो इट हैज़ टू बी ज़ीरो। अगर आपकी हार्ट की वेसल्स में कैल्शियम है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ब्लॉकेज आना शुरू हो गया। तो अभी अगर सपोज मेरे पास कोई मरीज है जो 52 ईयर का है, सपोज उसके फादर को 55 ईयर की एज में हार्ट अटैक आया था, हीज ब्रदर ऑल्सो डाइड एट एज ऑफ 54, उसके काका को भी हार्ट का प्रॉब्लम है, उससे अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसका ईसीजी एकोकार्डियोग्राफी नॉर्मल है, हमने न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट कर लिया वो भी नेगेटिव है, उसने ट्रेडमिल कर लिया वो भी नेगेटिव है। पर ऐसा हो सकता है कि उसको माइनर ब्लॉकेज है 1% 2%, पर वो अभी तो सिम्टम नहीं दे रहा है। पर एज अ डॉक्टर हमें ये चाहिए कि हम प्रिवेंट कर पाए। अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए तो एटलीस्ट इसको आगे ना बढ़ने दें, वो 1% को 2 ना होने दे और 2 को 20 ना होने दें। तो कैल्शियम स्कोर हमें ये बताता है कि हाँ भाई इस मरीज में ब्लॉकेज होना तो शुरू हो गया है। सो आप उसको प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन दे सकते हैं कि जो एटलीस्ट इस बीमारी को आगे ना बढ़े। सो ये स्कोर मतलब व्हाट इज इट? इज अ ब्लड टेस्ट, इज अ स्कैन? इट इज अ सीटी स्कैन। इट इज अ स्कैन। हाँ, इट इज अ सीटी स्कैन। इट टेक्स अ टाइम ऑफ हार्डली 1 सेकंड। ये तो एवरीवन कैन डू इट? एवरीवन कैन डू इट, बट एवरीवन शुड नॉट डू इट। ओके। सो इट इज एट अ डिस्क्रिप्शन के आपके पास ये इंडिकेशन नहीं है। मेरे पास एक ऐसा मरीज है जिनसे मुझे ये पता करना है कि इसको हार्ट अटैक आने की कितनी संभावना है। मेरे पास जितने भी अवेलेबल टेस्ट या उसकी हिस्ट्री है उस पर से मुझे कोई क्लू नहीं है कि मैं उसको कोई दवाई दूँ। तो देन आई शुड गेट अ सीटी कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर। अगर वो स्कोर 0 है तो 99.99% उसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मीन्स दैट आई एम श्योर दैट 99.99 times out of 100 he will not have heart attack in next 5 years. So that is very good test. So अगर ऐसा एक टेस्ट है, वो अगर स्कोर 0 है, देन यू आर फ्री कि आप 5 साल उस पेशेंट को बिना मॉनिटर किए 0 से कितना तक स्कोर हो सकता है? 0 to 100 is mild, 100 to 400 is moderate, more than 400 is severe.
अगर 400 से ज़्यादा है या हार्ट की नली के शुरुआत में ही कैल्शियम है तो फिर उसका एंजियोग्राफी करना चाहिए या उसको और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, भले उन्हें सिम्टम हो या ना हो। सो नाउ एंजियोग्राफी हुई, ब्लॉकेज निकला, तो बात आती है एंजियोप्लास्टी की। हाँ। अभी वेरी अगेन इन सिंपल टर्म्स टेल अस, एंजियोप्लास्टी करे या बाईपास करे, ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है। सो हाउ व्हाट शुड वी नो अबाउट? राइट। अभी ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हर जगह हर किसी को एक ही इन्वेस्टिगेशन चाहिए जो सब डायग्नोस कर ले और एक ही ट्रीटमेंट चाहिए जो सबके लिए ठीक हो। ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट। मैं डॉक्टर युवराज जितना हैंडसम नहीं हो सकता। वो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ब्लॉकेजेस अगर आपको निकले तो वो ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, कितने हैं, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है, अगर सिंपल भाषा में समझाओ तो हमारी एक पाइप है, उसके अंदर कचरा फंस गया है। एंजियोप्लास्टी मतलब हमने कुछ ऑपरेशन नहीं किया, जैसे हाथ में एक सुई लगी थी, उसके अंदर से एक पाइप ले गए, नली के अंदर का कचरा अंदर से ही निकाल लिया, बिना पेशेंट को बेहोश किए, बिना कोई इंसिजन रखे, बिना कोई सुचर्स लिए, और वो नली का फ्लो बढ़ा दिया। पहले के ज़माने में सिर्फ यही एक टेक्निक थी। फिर उससे थोड़ा एडवांस हुआ कि एक बलून आया, जो अगर नली सिकुड़ी हुई है तो आप बलून फुलाएंगे और नली खुल जाएगी। तो आप वेसल का डायमीटर बढ़ा देंगे, फ्लो बढ़ जाएगा। फिर पता चला कि बलून जैसे ही निकाल देते थे वो वापस से सिकुड़ जाती थी। फिर एक चीज़ आई कि चलो आप उसके अंदर एक मेटल डाल दो, तो मेटल एक पाइप की तरह एक आर्टिफिशियल पाइप है जो खड़ी रहेगी और वेसल को वापस बंद नहीं होने देंगे। सो दे आर कॉल्ड स्टेंट्स। फिर धीरे धीरे एडवांस हुआ कि स्टेंट के अंदर हमने दवाई लगाना शुरू कर दी कि वो स्टेंट का मेटल सिर्फ मेटल ना रहे, उसके ऊपर ऐसी दवाई है कि वो ब्लॉकेजेस को अंदर भी नहीं होने दे। सो दे आर कॉल्ड ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट। आज के ज़माने में इट इज़ बिकम क्लास 1 इंडिकेशन, मतलब हर मरीज जिसको ब्लॉकेज है उसको ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट ही डाला जाता है हर जगह पर। तो अगर स्टेंट जा सकता है तो स्टेंट डालना है, पर अगर ब्लॉकेजेस ऐसा है या ऐसी एनाटॉमिकल पोजीशन है, मतलब उनकी ऐसी जगह है, लोकेशन है वेसल में जहां आप स्टेंट नहीं डाल सकते, तो फिर उनका बाईपास किया जाता है। बाईपास में भी ये है कि बाईपास का मतलब है मेरा एक रास्ता ब्लॉक है, मुझे ब्लड उस ओर पहुंचाना है, पर बीच में रास्ता नहीं है, तो मैं एक दूसरा रास्ता दे दूंगा जो उस ओर ब्लड पहुंचा दे। तो उसके लिए बॉडी की ही पाइप को यूज़ करते हैं, मतलब हाथ की नली, अंदर से फेफड़ों के पास से निकाली हुई नली या पैर की नली, और उसको हार्ट की मेन नली से जहाँ पर ब्लॉकेज है उसको बाईपास करके आगे की जगह पर सूचर कर लेते हैं, ताकि आपने ब्लॉकेज या बीमारी वाली नली को छोड़ दिया और ब्लड को एक ऑल्टरनेट रूट दे दिया ताकि वो नीचे तक पहुँच जाए। सो दैट इज़ कॉल्ड बाईपास सर्जरी। हर एक सर्जरी के खुद के कॉन्ट्राइंडिकेशन है और खुद के प्रॉब्लम्स हैं। हर जगह एंजियोप्लास्टी अच्छी नहीं है और हर जगह बाईपास भी अच्छा नहीं है, उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हर मरीज़ के लिए ये एक इंडिविजुअल डिज़ाइंड ट्रीटमेंट है कि इनको शायद एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, इनको बाईपास करना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो आई वॉन्ट टू जस्ट, जैसे कॉमन लोगों को क्या रहता है कि अगर किसी ने ज़्यादा स्टेंट डाले हैं या 2 स्टेंट 4 स्टेंट, तो ये अच्छी बात नहीं है, उनको बाईपास करना चाहिए था। और एक ही नली में ब्लॉकेज है तो क्यों बाईपास किया, स्टेंट क्यों नहीं डाला? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि ये स्टेंट से ठीक हो सकता है, आपने 10 स्टेंट डाल दिए तो भी वो गलत नहीं है, और एक ही नली में ब्लॉकेज है पर आपको लगता है ये वैसी लोकेशन है कि जहाँ पर स्टेंट नहीं डाला जा सकता, तो उनका बाईपास ही करना चाहिए। सो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटरी टू, वाइट ब्लैक नहीं है। हाँ, यू हैव टू, इट्स इंडिविजुअल, इट इज इन इंडिविजुअल। अगर कोई मरीज है जिसे बाईपास की ही जरूरत है पर वो ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया या वो स्ट्रेस ले सके वैसा ही नहीं, उसकी किडनी खराब है, लंग्स खराब है, वो खुद चल फिर नहीं सकता, वो वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ सकता, तो आप उनमें बाईपास नहीं कर सकते। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर एक साथ 3 नली निकल रही है, आपको एक ही जगह की नली का ब्लॉकेज ट्रीट करना है, तो द मोमेंट आप बलून फुलाएंगे बाकी की 2 नली दब जाएगी उनके पीछे। करेक्ट। तो वहाँ पर आप स्टेंट नहीं कर सकते। सो ये एक इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग कंट्रोवर्शियल। कार्डियोलॉजी में अभी, एनीवेज वी आर डॉक्टर्स एंड वी नो दैट लोगों का मेडिसिन से धीरे धीरे वो विश्वास या दैट ट्रस्ट फैक्टर हैज़ गॉन, एंड आई पर्सनली फील कार्डियोलॉजी में तो थोड़ा ज़्यादा है जी, बिकॉज पीपल फील दैट एंजियोग्राफी में ले गए मतलब लोग बाहर, पीपल आर बेटिंग आउटसाइड, यू नो, वी हैव सीन एज स्टूडेंट्स आल्सो कि बाहर ऐसे तू जो ना हवे तू आप देखो अभी आप गए हो ना, अब नहीं आओगे 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए दिए बिना, वो डाला है तो 2 स्टेंट तो डाल ही देगा वो डॉक्टर।
why has this perception happened? Is it partly true also, and like how do we try to gain this trust back? इसमें मुझे लगता है कि ये एक अपनी ही एक साइकोलॉजी का इशू है। हर बार दुनिया में किसी भी नई चीज़ को रिवॉल्यूशन के साथ आना पड़ता है। आप उसका एक रिवॉल्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे एक चीज़ आगे बढ़ती है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों को ये पता ही नहीं था कि मशीन के द्वारा भी काम कराया जा सकता है, जो आसानी से कम पैसों में तेज़ी से हो सकता है। वैसे ही हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, तो हमारी तो आदत यही थी कि हम ऋषि मुनि के पास गए, उन्होंने हाथ की नलियाँ देखी और बता दिया कि आपको हार्ट अटैक है। ये किसने ईसीजी को ढूंढ लिया? तो ऑपरेशन तो बहुत दूर की बात है, सबको तो यही था कि हमने कोई जड़ी बूटी खाई और हम ठीक हो गए। तो ये जड़ी बूटी नहीं थी, अभी दवाइयाँ थी, वो केमिकल है। वो केमिकल तो हमने चलो एक्सेप्ट कर लिया, उसके ऊपर ये अब नए ऑपरेशन ले। हर एक लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप पुराना फ़ोन नहीं लेते। अगर आज मैं आपको बोलूँ कि आप iPhone 6 लीजिए, तो आप नहीं खरीदेंगे बाजार से। यू वांट iPhone 16 ओनली। क्यों? अगर वो इतना बेहतर ही था तो आज के ज़माने में आपको 16 की क्या ज़रूरत है? करेक्ट। मतलब आपने ये तो एक्सेप्ट किया कि डे बाय डे साइंस एडवांस होता है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। सो जो लेटेस्ट चीज़ आती है उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसा होता है जो पीछे के फ्लॉज को ओवरकम करके आई है। हमने पहले हमारे में से एक सुधार किया और हम उससे बेहतर बने। पहले शायद राम और रावण जी उड़कर गरुड़ से जाते थे, पर आप हर एक को गरुड़ नहीं दे सकते। तो हमने हेलीकॉप्टर्स बनाए, हमने एरोप्लेन्स बनाए। फिर हमने सोचा नहीं, हम 100 लोगों को नहीं, हम 300 लोगों को ले जाते हो और किफ़ायती फ्लाइट हो जाए। सो देन यू हैव जम्बो एयरप्लेन्स। सो वाई डोंट यू डिनाई फ्लाइंग इन जम्बो प्लेन्स? यू हैव एक्सेप्टेड। सो वैसे ही साइंस में अगर ऑपरेशन की अगर इन्वेंशन हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसकी एक नीड थी, उसकी एक नेसेसिटी थी, और वो एक बेहतर टेक्निक थी, इसीलिए अब वो है। सो अगर किसी को बाईपास या कोई डॉक्टर स्टेंट कर रहा है, उसका मतलब ये उसकी बेहतरी में है। आपको एक कॉमन परसेप्शन बताऊं कि बिकॉज हम भी जब डॉक्टर नहीं थे, तो आप उस साइड से अगर आप पिक्चर देखें तो बीइंग अ न्यूट्रल इफ यू सी कि अगर आप किसी दुकान वाले के पास जाएंगे, वो मोची ही क्यों ना हो, वो आपको टूटी हुई चप्पल तो नहीं बेचेगा। उसको तो यही रहेगा कि मैं आपको बेस्ट चीज़ दूँ ताकि आप हमेशा वापस मेरे पास आए। उससे कितना मुनाफा कमाना वो इंडिविजुअल बात है कि मैं उससे कितना प्रॉफिट कमा लूँ, दैट इज़ डिफरेंट। वो फाइनेंशियल आपके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। कोई सिर्फ सेल्फलेस सर्विस कर सकता है और कोई बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होना चाहता है। पर आपका बैक ऑफ इंटेंशन तो यही रहेगा कि आप अपना बेस्ट दे ताकि आपका जो भी कस्टमर या पेशेंट है उसे ऐसा लगे कि इससे बेहतर डॉक्टर या इससे बेहतर कोई नहीं है। तो ऐसा डॉक्टर अगर कोई स्टेंट डालेगा, हर डॉक्टर, मैं भी एज एन इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यार मैं ओपीडी पर ही पेशेंट को इतना अच्छा ट्रीट करूँ कि उसे कभी ज़िंदगी में एंजियोग्राफी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर अगर एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ी और रात को 2 बजे वो हार्ट अटैक के साथ आया, तो मैं अपनी नींद खराब करके उसके स्टेंट डालने जा रहा हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ कि वो जिए, ताकि वो अच्छे से बेहतरीन से जिए। अभी उसको स्टेंट नहीं डाला है तो आप उसको 50 साल पुरानी एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिससे बेहतर ट्रीटमेंट आज के ज़माने में है। 50 साल पहले सिर्फ सबको इंजेक्शन दिया करते थे। फादर ऑफ कार्डियोलॉजी पॉल वुड, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, क्योंकि उस टाइम पर एंजियोप्लास्टी नहीं था। तो आज ये ट्रीट है, ऑप्शन है, तभी ये डॉक्टर आपको दे रहे हैं। ये आपकी बेहतरी के लिए है। ये गलत है, ये मानना बहुत ही रॉन्ग है। द अदर थिंग इज कि आप ओपिनियन किसका ले। युद्ध चल रहा था, अर्जुन को प्रॉब्लम हुआ कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं। उसने क्वेश्चन तो कृष्ण से पूछा, वो दुर्योधन से क्यों नहीं पूछा? आपको ये भी तो पता करना है कि मैं मेरे क्वेश्चन किसको पूछ रहा हूँ। मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ और मैं आपसे ही डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना आप एक्सपर्ट। करेक्ट। जब मुझे गायनेक का प्रॉब्लम में है, मैं डॉक्टर युवराज को पूछूंगा। कार्डियोलॉजी का प्रॉब्लम है, आप मुझे या किसी कार्डियोलॉजिस्ट को पूछिए। आपको ये डाउट है कि ये कार्डियोलॉजिस्ट का डिसीजन सही है या नहीं, और आपके पास टाइम है, तो आप इक्वली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए जो यही काम करते हैं। यू टेक एन ओपिनियन, यू टेक 10 ओपिनियंस, देयर इज नथिंग रॉन्ग। और कई बार हर एक की मेथड ऑफ ट्रीटिंग भी अलग हो सकता है, बट अल्टीमेट इंटेंशन इज सेम। एक टीचर है स्कूल में जो मार मार के पढ़ाएगा, आपने एक भी गलती की तो वो डांट देगा, और एक टीचर है जो आपको प्यार से पढ़ा पढ़ा के गलतियां सुधारेगा। अल्टीमेटली दोनों का इंटेंशन है कि मेरे बच्चे फर्स्ट आने चाहिए। कोई ये तो नहीं चाहता मैं इसे मारूं, कोई ये नहीं चाहता कि चलो इसकी गलती है मेरा क्या जाता है।
दोनों का अल्टीमेट इंटेंशन ये है कि वो ठीक हो जाए। अल्टीमेटली मेरा हर डॉक्टर का इंटेंशन ये होता है कि ये पेशेंट अच्छे से चल के जाए। कोई डॉक्टर ऐसा तो नहीं चाहेगा मेरा पेशेंट मर जाए। आप देखते हैं न्यूज़ में आता है कि लोग बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ले गए, किडनी निकाल दी, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई या स्टेंट डाल दिया। अरे आप ना बेहोश थे, ना डॉक्टर के पास गन थी, ना डॉक्टर ने आपके घर में बॉम्ब रखा था, ना वो डॉक्टर पॉलिटिशियन है जो आपके घर पे कुछ तो थ्रेट डालेगा। इट वॉज योर चॉइस। आप अपने पैर से चलते हुए खुद होशो हवास में आप एक हॉस्पिटल में आए हैं या आप मजबूरी में एक बीमारी के साथ आए हैं। आप उस समय ये ट्रस्ट कीजिए कि जो बंदा अपनी आधी इमरजेंसी, अपनी रोज़ की नींद खराब करके एक 5 मिनट की इमरजेंसी के लिए अपने रोज़ के सोशल फंक्शंस को छोड़ के रोज़ रात को या रोज़ इमरजेंसी में एक अलग मरीज़ के लिए आता है, आपके लिए वो उस दिन की बात है, हमारे लिए ये रोज़ की बात है। हमारे लिए रोज़ हमारी सोशल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या आपको लगता है कि किसी डॉक्टर के लिए आपके दिए हुए 2 लाख 3 लाख उसकी नींद से ज़्यादा अहमियत रखते हैं? वेल सेड। वो नहीं रखते हैं। वो इट डज नॉट मैटर, है ना। हम मेजॉरिटी डॉक्टर्स अगर वो अर्न नहीं भी करते तो भी वो ये चाहता है कि आज मेरे बेटे की बर्थडे है या आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, आज तो मैं एटलीस्ट मेरी फैमिली के साथ खाऊं। तब उसे ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे वहाँ 2 लाख मिल रहे हैं, वो मैं उसको स्टैंड डाल के आता हूँ। इट इज़ फुलिश टू थिंक सो बिकॉज ये है कि आपने सिर्फ सामने से देखा है, आप उनके शूज़ में जाकर देखिए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करेगा। डॉक्टर भी इंसान है, इंसान से गलतियां होती है, डॉक्टर से भी गलतियां होती है, वो भगवान नहीं है। डोंट गिव देम स्टेज ऑफ गॉड, वी डोंट डिजर्व दैट। कोई हर एक इंसान, जैसे एक इंजीनियर होता है, जैसे ही एक और प्लम्बर होता है, वैसे एक डॉक्टर है। आप पाइप ठीक करते हैं, हम हार्ट की पाइप ठीक करते हैं। हम हमारा काम ठीक करें, आप अपना काम ठीक कीजिए, अच्छे इरादे से करिए तो सब अच्छा होगा। और मेजोरिटी सब ऐसा ही करते हैं। वेल सेड, वेल सेड। ओके, I know the amount of patients that you treat, and I always like to ask this question to all the doctors. Tell me one very, very interesting, simplified version of a case, miraculous case, interesting case, a case that you are very proud of, जो आपने कभी in the past few years treat किया हो, which is like very surprising या whatever. एक तो ये होता है कि अपन एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी हमको ये लगता है कि आप तब खुश होते हैं जब आप कोई रेयर डायग्नोसिस पिकअप कर लें। करेक्ट। बहुत ही अर्ली स्टेज पर, बिफोर पीपल मिस। तो वैसा तो बहुत बार हो चुका है। रेयर डिसीजेज शायद दूसरे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो रोज़मरोज़ की बीमारी है उसमें अगर पेशेंट इतना क्रिटिकल हो जाए कि आपको ही खुद ऐसी उम्मीद नहीं हो कि ये पेशेंट घर जा पाएगा और वो बहुत ही अच्छे से घर जा पाए, तब आप बहुत ही खुश होते हैं और वो आपके जहन में लंबे समय तक रह जाता है। ऐसा ही एक मरीज़, एक लेडी थी जो हिस्टेक्टॉमी के लिए, आपके गायनेक ऑपरेशन के लिए पोस्ट होने वाली थी। शी वॉज 34 ईयर ओनली। नॉर्मली हमारा ये काम होता है कि ऑपरेशन के पहले आप मरीज़ को ये जांचें कि उसमें हार्ट का कोई तकलीफ तो नहीं होगी बिना ऑपरेशन के टाइम पर। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ऐसा होता नहीं है, और अगर होता है तो हमें ये पता रहता है कि अगर कुछ हुआ तो हम ये कर लेंगे, पर ऑपरेशन हो जाना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन की ज़रूरत है, तभी डॉक्टर ने बताया होगा। तो हम ऑपरेशन को कैसे स्मूथली करवा दें, बेसिकली फिटनेस लेते हो। या तो अ पेशेंट इज ऑलवेज फिट, बट हाउ डू यू रिफाइन दैट ही लीस्ट कॉम्प्लिकेशन हो। तो अगर किसी पेशेंट को आपने बोला कि नहीं, आप ऑपरेशन करवाने से पहले एंजियोग्राफी करवा लीजिए, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है, दैट मीन्स यू हैव टू बी सो कॉन्फिडेंट कि आपको ये पता है कि उसको अभी की बीमारी जो तकलीफ लेके वो डॉक्टर के पास गई है, उसको छोड़ के उस मरीज़ को उस डॉक्टर ने बताया है कि आपको ये ऑपरेशन जल्द करवाना ज़रूरी है, और आप ये सब छोड़ के बोल रहे हैं कि आप हार्ट की जांच करवाइए जिससे रिलेटेड उसको कोई तकलीफ ही नहीं है बेचारे को। दैट वाज दैट यंग फीमेल। और जब हम इन हिस्ट्री ले रहे थे तब उन्होंने बताया कि थोड़ा सा चलने पर गले में हमें ऐसा लगता है कि कुछ फंस गया है और खराश जैसी हुई है, और जैसे ही मैं काम करना बंद कर देती हूँ वो खराश बंद हो जाती है। सो ये मेरे लिए यूजुअल बात नहीं थी। उसका ECG, इकोकार्डियोग्राफी, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो सब नॉर्मल आए। फिर हमने उनका ट्रेडमिल किया कि भाई चलो देखते हैं, उसको स्ट्रेस देके कि वापस उसको गले में खराश होती है या नहीं होती। तो सरप्राइजिंगली, बिकॉज वो एक लेबर क्लास से थी, वो काफ़ी अच्छे टाइम तक ट्रेडमिल पर चल पाई, बट उसको वो सिम्टम 3 मिनट के बाद होना शुरू हो गया कि गले में खराश हुई, और जैसे ट्रेडमिल ख़त्म किया उसके 2, 4, 5 मिनट के बाद धीरे धीरे वो कम हो गया। पर ECG में कोई चेंजेस नहीं थे। नाउ जब हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो अगर आपको ये सिर्फ ग्राफ दे दिए ट्रेडमिल के
और आपको पेशेंट आपके सामने नहीं है, जैसे आजकल कॉमन नहीं है ना, लोग आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स भेज देते हैं इन एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल सिनारियो। सो आपने आधा इन्वेस्टिगेशन पता है, आपको पेशेंट नहीं पता है, तो अगर आप वो ट्रेडमिल पढ़ेंगे तो ट्रेडमिल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, वो 10.2 मैट्स तक दौड़ चुकी है, उसमें ईसीजी में कोई भी चेंजेस नहीं है, पर उसको सिम्टम हुआ। सो देन आई थॉट कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हमने उसका एंजियोग्राफी किया और उस एंजियोग्राफी में उसकी हार्ट की सबसे मेन नली, जिसे बोलते हैं लेफ्ट मेन, वो 90% ब्लॉक थी। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स सडन कार्डियक डेथ से ही मर जाते हैं, वो हॉस्पिटल पहुंचते नहीं। हमने एंजियोग्राफी किया, वो लीजन पता चला, वो टेबल पर ही थी। मैं बाहर गया, उसके हस्बैंड को बुलाया कि ऐसा है और ये पेशेंट को अर्जेंटली बाईपास करना चाहिए। अभी जैसे आपने बोला, लोग यही मानने तैयार नहीं कि हमें हार्ट की बीमारी थी, और मैं अभी ये बता रहा हूँ कि तुम्हें अर्जेंटली बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, जो बहुत ही रिस्की ऑपरेशन है, और वो भी अर्जेंटली करना पड़ेगा क्योंकि ये 90% ब्लॉक नली है। ख़राब चीज़ ये हुई कि हम ये बात ही कर रहे थे, इतने में मेरे दूसरे कैथलैब में से डॉक्टर है कि पेशेंट हैज़ कोलैप्स्ड। उसका द सेम पेशेंट शी वॉज ऑन टेबल और उसका हार्ट बंद हो गया। शी हैड कार्डियक अरेस्ट ऑन टेबल। एंजियोग्राफी हो गई, उसके 5 मिनट बाद वहीं पर अरेस्ट हो गई। लकीली हमने ये सुई वगैरह डाल के रखी थी, तब बाईपास में ले जा सके, इतना तो टाइम नहीं था, तो इमीडिएटली हम गए और जो हम रूटीन एंजियोप्लास्टी करते हैं वो 90% बंद नली की हमने एंजियोप्लास्टी किया। पेशेंट का मुझे लगता है एटलीस्ट 10-15 मिनट देयर वाज नो पल्स, देयर वाज नो कार्डियक एक्टिविटी। जो चेस्ट मसाज हम करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वो हमारे डॉक्टर और स्टाफ कर रहे थे। एक साइड से ऊपर चेस्ट कंप्रेशन चल रहा है और हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं, और वो ख़त्म होता है, पेशेंट बेहोश है, इंट्यूबेटेड है, वेंटिलेटर पर है, और 24 घंटे ख़त्म होने के बाद वो आंखें खोलती है, उसका हार्ट बीट रिदम आने लग जाती है, धीरे धीरे वेंटिलेटर ऑफ हो जाता है, और तीसरे दिन वो चलकर घर जाती है। तो ये हमारे लिए मिरेकल है। और अच्छी बात ये है कि मेरे मरीज़ के रिलेटिव भी हमारे पे विश्वास करने वाले थे, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि डॉक्टर ने स्टेंट डाल दिया या कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी इसीलिए ऐसा हुआ। दे ट्रस्टेड देम, दे ट्रस्टेड अस, और वो रिजल्ट हमें मिला, और अल्टीमेटली 6 महीने बाद उसका गायनेक का ऑपरेशन हुआ। शी वेंट वॉकिंग होम। वो हमारे लिए भी ज़रूरी था बिकॉज उसकी 2 बच्ची थी और उसमें से एक 3 साल की थी। एक माँ को हम नहीं जाने दे सकते, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेशेंट है। कुछ भी हो जाए, आप उसे तो आपको बचाना ही है, सो वो आपके जहन में रह जाता है। हाउ डिफिकल्ट इज कार्डियोलॉजी एज अ जॉब? मुझे लगता है कि मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी भी अगर कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है तो वो बहुत ईजी है। कार्डियोलॉजी इज वेरी वेरी टेक्निकल। आप रोज़ हथौड़ा मारेंगे तो आपको हथौड़ा मारना आ जाएगा, तो आप रोज़ स्टेंट रखेंगे तो आपको स्टेंट रखना आ ही जाएगा, आज नहीं तो 5 साल बाद। और अभी तो हमारे अच्छा, let me frame it in a different. How demanding is cardiology as a branch? Yeah, it is demanding. It is demanding for those who think that they will compromise their life for patient. For those who are passionate, who think that this is for what they have taken cardiology, it will be always an happy life. अगर आपको इसी में मज़ा है कि मुझे यही करना है कि रोज़ एक मरीज़ जो अभी कुछ सेकंड में मर जाने वाला था, उसको मैंने चलते हुए घर भेज दिया, इतनी खुशी तो और किसको नसीब होती। आप एक ब्रिज पर से जाइए, वो ब्रिज कितना ही खूबसूरत क्यों ना बना हो, उस पर से रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ जाती है। वो गाड़ी वाले कभी याद नहीं करते कि ये ब्रिज किस इंजीनियर ने बनाया। हमने एक मरीज़ की जान बचा ली, वो बाकी की पूरी ज़िंदगी आपको दुआ देगा। और वैसा कार्डियोलॉजी में मुझे हर रोज़ ये सुकून मिलता है। तो मेरे लिए तो कार्डियोलॉजी से हसीन ब्रांच कुछ नहीं है। Lastly, before I let you go, I always ask this question, and so there are a lot of people who will be watching this, young लोग जो शायद डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS से कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, या कोई भी मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं। What you have, whatever experience you've had, you've learned, we are all now in practice for 10 years. What advice would you want to give them? आई वुड एडवाइज कि आप सब कार्डियोलॉजिस्ट बनिए। मुझे तो यही पसंद है। फिर सरकार उस पर भी रोक लगा जैसे स्टेंट्स में लगा दिया है। और जितने ज़्यादा डॉक्टर हो सके हमारी सोसाइटी में, इंडिया एक रिसोर्स पुअर कंट्री है, हमारे लिए एक डॉक्टर की बहुत अहमियत है। आज भी गाँव में एक डॉक्टर सचमुच एक भगवान का दर्जा रखता है, भले ही सिटीज़ में ये ना हो, पर वो हकीकत है और वो मान आपको मिलता ही है। आप शायद कितने भी ज़्यादा पैसे वाले हो, पर अगर आप 5 जन को खड़े रखें और उसमें एक आदमी अगर डॉक्टर है तो उसे एक अलग नज़रों से देखा जाता है। तो डॉक्टरों की ज़रूरत है, नॉट फॉर योर स्टेटस, नॉट फॉर मनी, बट थिंक कि
आपसे अच्छी भगवान ने किसी को ये खूबसूरत जॉब दी ही नहीं जिसमें आप अपने अलावा दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी रोज़ खुशी दे सकते हैं। ऐसी तो और कौन सी जॉब थी, या ऐसा तो और कौन सा प्रोफेशन है जिसमें रोज़ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो हम तो बहुत नसीब वाले हैं कि हमें रोज़ ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। Agreed. Thank you. Thank you, Dr. Thank you. Rohan, for Thank spending you. the time. थैंक यू डॉक्टर। It was a pleasure talking to you. ओके बाय। So that brings us to yet another episode of Second Opinion with Dr. UV. We had Dr. Rohan Parikh today, who talked all about heart, with his heart, all hearts out. Take care of yourself, take care of your heart. Until we meet next, goodbye.